नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों और इतिहास के शौकीनों के लिए आज हम भारत की उस सांस्कृतिक हृदय स्थली की एक शाही यात्रा पर निकलने वाले हैं, जिसने एक दो नहीं बल्कि पूरे 4000 सालों का शानदार इतिहास देखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। एक ऐसा विशाल भूखंड जहाँ वैदिक सभ्यता ने आकार लिया और जहाँ से बड़े बड़े साम्राज्यों की नींव रखी गई। तो चलिए बिना किसी देरी के इन ऐतिहासिक तथ्यों को बारीकी से समझते हैं। तो ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हमारी इस यात्रा के 5 मुख्य पड़ाव होंगे। पहला है इसकी प्राचीन जड़ें और महाकाव्य। दूसरा है आध्यात्मिक जागरण का केंद्र। तीसरा मध्यकालीन कला और संस्कृति। चौथा औपनिवेशिक यानी कॉलोनियल समय रेखा और अंत में 5वां इसकी आधुनिक पहचान और विरासत। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले और सबसे पुराने पड़ाव से, प्राचीन जड़ें और महाकाव्य। अब देखिए, अगर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय यात्री इस भूमि की प्राचीनता को समझना चाहता है तो सबसे पहले उसे इसके भूगोल को समझना होगा। प्राचीन काल में इस पूरे इलाके को ब्रह्मर्षि देश या मध्य देश कहा जाता था। ये आर्यों की भूमि थी। इसी जगह ने प्राचीन ज्ञान और धर्म को एक बहुत ही मजबूत ऐतिहासिक आधार दिया। जरा सोचिए, रामायण और महाभारत जैसे महान महाकाव्यों की ये तपोभूमि रही है। विचारों, दर्शन और संस्कृति के जो बीज यहाँ हजारों साल पहले बोए गए थे ना, वे आज भी इस जगह की रग रग में बसे हुए हैं। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इस क्षेत्र का कितना भारी दबदबा था। उस समय पूरे भारतवर्ष में 16 महान महाजनपद हुआ करते थे और आपको जानकर हैरानी होगी कि उनमें से 8 तो सिर्फ इसी एक क्षेत्र में थे। कुरु, पांचाल और काशी जैसे अत्यंत शक्तिशाली और प्रमुख राज्य इसी भूमि का हिस्सा थे। ये बिल्कुल साफ कर देता है कि राजनीतिक और प्रशासनिक शक्ति के मामले में ये जगह कितनी घनी और महत्वपूर्ण थी। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे खंड की तरफ, आध्यात्मिक जागरण का केंद्र। ये क्षेत्र न केवल राजनीति का बल्कि विविध आध्यात्मिक परंपराओं का एक अद्वितीय पालना रहा है। एक तरफ हमारे पास सारनाथ है। बौद्ध धर्म इसका स्मारकीय महत्व है क्योंकि यहीं महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना सबसे पहला उपदेश दिया था। और वहीं दूसरी ओर अगर हम अयोध्या की बात करें तो यह जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव जी की जन्मभूमि है। शांति और ज्ञान की खोज में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ये धरती किसी बहुत बड़े तीर्थ से कम नहीं है, जहां एक ही जमीन से इतनी अलग अलग आध्यात्मिक धाराएं प्रवाहित हुईं। चलिए अब रुख करते हैं हमारे तीसरे हिस्से का, मध्यकालीन कला और संस्कृति। खैर, इतिहास को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि भूगोल कैसे काम करता है। इस क्षेत्र का ये गौरवशाली इतिहास बिल्कुल भी संभव नहीं होता अगर यहाँ गंगा और यमुना जैसी नदियां ना होती। ये जो अत्यधिक उपजाऊ मैदानी इलाका है ना, ये दरअसल एक विशाल आर्थिक इंजन का काम करता था। कृषि से आने वाली इसी अपार संपदा ने ही मध्यकाल में उन बड़े साम्राज्यों, विशाल वास्तुकला और उस समृद्ध सांस्कृतिक पुनर्जागरण को संभव बनाया जो किसी भी शाही इतिहास की असली नींव होता है। अब देखिए, इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे राजनीतिक सत्ता एक जीवित कला केंद्र में बदल गई। मध्यकाल में ये क्षेत्र दिल्ली सल्तनत और मुगलों का प्रमुख राजनीतिक केंद्र बना रहा। इसी शाही अतीत से निकलकर लखनऊ नवाबों के शहर के रूप में उभरा। ये जगह गंगा जमुनी तहजीब, कला और संगीत का दिल बन गई। और हाँ, यहाँ के जायके को कैसे भूल सकते हैं। लखनऊ के मुंह में पानी ला देने वाले कबाब और तीखी चाट जैसे विश्व प्रसिद्ध व्यंजनों ने एक ऐसी पाक कला को जन्म दिया जो आज भी पर्यटकों को अपनी ओर खींच लाती है। ये सांस्कृतिक मेलजोल इस राज्य की सबसे खूबसूरत विरासतों में से एक है। अब आते हैं हमारे चौथे खंड पर, औपनिवेशिक समय रेखा यानी कॉलोनियल टाइमलाइन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक के बाद एक जुड़ता है। ब्रिटिश शासन के दौरान इस क्षेत्र की सीमाओं और नामों में लगातार प्रशासनिक बदलाव किए गए। 1836 में इसे उत्तर पश्चिम प्रांत कहा गया। फिर 1877 में उन्होंने इसमें अवध को जोड़कर इसे उत्तर पश्चिम प्रांत और अवध कर दिया। 1902 तक आते आते ये आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत बन गया और अंततः 1937 में इसका नाम छोटा करके केवल संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस कर दिया गया। ये नाम बदलने का पूरा सिलसिला ब्रिटिश प्रशासनिक रणनीतियों को बहुत साफ तौर पर दिखाता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी
और 5वें खंड पर आधुनिक पहचान और विरासत। साल 1950 ये एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है। स्वतंत्रता मिलने के बाद 24 जनवरी 1950 को इस क्षेत्र का आधिकारिक रूप से पुनर्गठन किया गया और यहीं से इसे वो नाम मिला जिसे आज पूरी दुनिया जानती है, उत्तर प्रदेश। संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश तक का ये सफ़र कोई मामूली बात नहीं थी। ये एक नए, स्वतंत्र भारत में इस प्राचीन भूमि की एक नई पहचान और एक शानदार शुरुआत का प्रतीक था। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि 4000 साल का ये विकास आज भी यहाँ के शहरों में सांस लेता है। किसी भी पर्यटक के लिए आगरा का खूबसूरत ताजमहल, वाराणसी के रहस्यमयी और प्राचीन घाट, लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा, प्रयागराज का पवित्र संगम और अयोध्या मथुरा के ऐतिहासिक मंदिर, ये ऐसे लैंडमार्क हैं जिन्हें देखे बिना यात्रा पूरी नहीं हो सकती। ये सिर्फ शहर नहीं है, ये इस भूमि की 4 सहस्राब्दियों की विकास यात्रा के आधुनिक और पूरी तरह से जीवंत स्मारक हैं। और अब इस एक्सप्लेनेशन के अंत में मैं आपको एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, एक ऐसा क्षेत्र जिसकी मिट्टी में वैदिक ऋचाएं, महाजनपदों की कूटनीति, बुद्ध और महावीर का ज्ञान, गंगा जमुनी तहजीब की मिठास और ब्रिटिश काल के बदलाव, ये सब कुछ एक साथ गुथा हुआ है। वो भविष्य के सांस्कृतिक ताने बाने को आखिर कैसे आकार देता रहेगा? ये सच में सोचने वाली बात है ना? आज की हमारी इस ऐतिहासिक प्रस्तुति में बस इतना ही। उम्मीद है ये एक्सप्लेनर आप सभी के लिए बेहद ज्ञानवर्धक और दिलचस्प रहा होगा।